दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं मेवाड़ के इतिहास में समर सिंह से आगे रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह के बारे में जो जानकारी मिलती है वो है कि रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। फिर अगर अपन बात करें रावल रतन सिंह के बारे में तो रावल रतन सिंह के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसके बारे में कि रावल रतन सिंह ने विवाह किया था सिहलदीप श्रीलंका। सिहलदीप श्रीलंका के शासक गंधर्व सेन की पुत्री राजकुमारी पद्मावती या पद्मिनी। रतन सिंह ने विवाह किया था सिहलदीप श्रीलंका के शासक गंधर्व सेन की पुत्री राजकुमारी पद्मिनी से विवाह किया था। पद्मिनी के बारे में अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है पद्मिनी की सुंदरता की। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में जानकारी मिलती है कि पद्मिनी एक अति सुंदर राजकुमारी थी। अब हमें अगर बात करें तो रतन सिंह को किसने बताया पद्मिनी के बारे में, तो जानकारी मिलती है कि एक तोते का नाम आता है हीरमन या हीरामन। हीरमन या हीरामन नामक तोते ने सर्वप्रथम रतन सिंह के सम्मुख पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया था। इसी हीरमन तोते ने पद्मिनी को देखा था। तो कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि रानी पद्मिनी के पास यह हीरमन तोता रहता था जो मनुष्य की आवाज की हूबहू नकल करता था। और एक बार ये तोता पिंजरे से निकल करके पहुंच जाता है गागरोन, झालावाड़ पहुंच जाता है। ये पहुंच पद्मिनी से छूट करके। इसके बारे में अपने को जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि जब ये तोता रतन सिंह के पास आता है तो सर्वप्रथम इसी तोते ने वर्णन किया था पद्मिनी की सुंदरता का रतन सिंह के सम्मुख। इसके बाद जानकारी मिलती है कि रतन सिंह सिहलदीप पहुंचता है और गांधर्व सेन से बात करते हुए पद्मिनी से विवाह करता है। फिर जानकारी मिलती है कि विवाह में गंधर्व सेन ने रानी पद्मिनी की सुरक्षा के लिए इसे 2 सुरक्षा गार्ड प्रदान किए थे। एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। गोरा और बादल का जो संबंध बताया गया है पद्मिनी के बारे में, इसमें बताया गया है कि एक था चाचा और दूसरा था भतीजा। कई जगह भाई भी लिखा हुआ मिलता है। साथ ही साथ जानकारी मिलती है कि गंधर्व सेन ने 363 दासियां प्रदान की थी दहेज में रतन सिंह को। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि रतन सिंह के समय दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के समय दिल्ली का शासक था। जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी 1303 में अभियान लेकर के आता है चित्तौड़ पर। अगर बात करें इसके चित्तौड़ अभियान के बारे में तो जानकारी मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, जो 1540 में लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। इसमें वर्णन मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का। रावल रतन सिंह की अति सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। पद्मिनी को प्राप्त करना इसमें वर्णन मिलता है। तो दूसरी बात अगर अपन बात करें तो कई इतिहासकार लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का जो मुख्य कारण था वो कारण बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। अब अपन अगर आगे बात करें तो जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी जनवरी 1303 में रवाना होता है दिल्ली से।
और पहुंचता है ये चित्तौड़। जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की घेराबंदी कर देता है और लगभग 8 माह घेराबंदी रहती है। 8 माह की घेराबंदी के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय प्राप्त नहीं कर पाता है तो अलाउद्दीन खिलजी प्रस्ताव भेजता है रतन सिंह के पास संधि का, और उस संधि के प्रस्ताव के तहत जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के सम्मुख शर्त रखता है दूसरी, रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को देखने की। जानकारी मिलती है कि रतन सिंह पद्मिनी के दर्शन के लिए अलाउद्दीन खिलजी को मना कर देता है, किंतु फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर ये इसे दर्शन करवाने के लिए तैयार होता है। लेकिन रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सम्मुख शर्त रखी कि मैं तुझे दर्शन करवा सकता हूं, वो प्रत्यक्ष में नहीं, या तो मैं तुझे जल प्रतिबिंब फिर या कई जगह जानकारी मिलती है कि मैं तुझे रानी पद्मिनी को प्रत्यक्ष में इसके दर्शन ना करवा करके मैं तुझे इसका चित्र दिखा सकता हूं, दर्पण चित्र। कुछ भी किया होगा, जल में दिखाया होगा या दर्पण में, अपने को उससे क्या है आगे बात करते हैं। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी, जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए तैयार हो जाता है और रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का जल प्रतिबिंब दिखाता है, और जल के प्रतिबिंब को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने की ठान लेता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो उल्लेख मिलता है कि यहां से अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को उठा करके ले जाता है अपने डेरों में, और यहां से समाचार भिजवाता है कि अगर आपको रतन सिंह चाहिए तो आप पद्मिनी को मुझे सौंप दो। इस बात का पता चलता है गोरा और बादल को कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कूटनीति से मेवाड़ महाराणा का अपहरण कर लिया। तो जानकारी मिलती है कि गोरा और बादल को जब इस बात का पता चलता है कि अलाउद्दीन बोल रहा है कि पद्मिनी दे दो और रतन सिंह ले लो, अब क्या किया जाए। लेकिन इसके बाद में जानकारी मिलती है कि कुछ देर बाद अलाउद्दीन खिलजी का फिर से फरमान आता है, और अलाउद्दीन खिलजी अब कहता है कि मुझे सिर्फ पद्मिनी नहीं बल्कि पद्मिनी के साथ में आई हुई वो 363 दासियां भी चाहिए। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी अपना फरमान फिर से जारी कर देता है और 363 दासियों की मांग करने लग जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी थोड़ी देर बाद में सोचता है कि यार 363 से भी काम नहीं चलेगा। तो जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी पुनः अपना फरमान जारी करते हुए मांग करता है कि जितनी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्त्रियां हैं वो सभी स्त्रियां चाहिए। और अगर बात करें उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 1600 स्त्रियां थी, वो 1600 सभी स्त्रियां मुझे चाहिए। इस बात का पता जब गोरा और बादल को चलता है तो जानकारी मिलती है कि गोरा और बादल 1600 पालकियां तैयार करवाते हैं इन 1600 राजपूत स्त्रियों को अलाउद्दीन खिलजी के डेरों में ले जाने के लिए। जानकारी मिलती है कि इन 1600 पालकियों में स्त्रियों के वेश में ये राजपूत योद्धाओं को तैयार करते हैं, और हर एक पालकी को उठाने के लिए 4 व्यक्ति 4 सैनिक तैयार करते हैं। इस प्रकार गोरा और बादल एक सेना बनाते हैं। जानकारी मिलती है कि इस दौरान गोरा स्वयं वेश धारण करता है पद्मिनी का और पालकी में सवार हो जाता है। जैसे ही पालकियां अलाउद्दीन खिलजी के डेरों में पहुंचती है उसी वक्त जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की पालकी का पर्दा हटाता है बाले से, और पालकी में बैठा गोरा अलाउद्दीन खिलजी का हाथ समझकर तलवार से वार कर देता है बाले पर। उसी वक्त अलाउद्दीन खिलजी घोषणा करता है कि पालकियों में राजपूत स्त्रियां ना होकर स्त्रियों के वेश में राजपूत योद्धा ही हैं,
इस दौरान संघर्ष होता है और जानकारी मिलती है कि इस संघर्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है रतन सिंह और पद्मिनी के चाचा और भतीजा जो थे गोरा और बादल, दो सेनानायक रतन सिंह के गोरा और बादल भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। रानी पद्मिनी अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा हेतु जौहर को प्राप्त होती है। इस प्रकार अगर अपन बात करें तो यह मेवाड़ के इतिहास का पहला साका कहा जाता है रानी पद्मिनी का 1303 में। 1303 में मेवाड़ के इतिहास का पहला साका होता है, जबकि राजस्थान का यह दूसरा साका था। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को भी साथ लेकर के आता है और इसी खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक बनाते हुए चित्तौड़ का नाम रख देता है खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी कर देता है खिजराबाद। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन के इस अभियान के समय अलाउद्दीन का प्रसिद्ध दरबारी विद्वान अमीर खुसरो भी आया था। अमीर खुसरो भी इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। जानकारी मिलती है कि अमीर खुसरो ने इस आक्रमण का सजीव चित्रण किया है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक खजाइन उल फुतूह खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का सजीव चित्रण आंखों देखा वर्णन किया है अमीर खुसरो ने। जानकारी मिलती है कि 1303 से लेकर के 1311 तक 1303 से लेकर के 1311 तक खिज्र खां चित्तौड़ का प्रशासक रहता है और 1311 में खिज्र खां चित्तौड़ का प्रशासक जालोर के शासक मालदेव सोनगरा को नियुक्त करता है। मालदेव सोनगरा जो अपनी बड़ी बड़ी मूंछों के कारण प्रसिद्ध हुए हैं मूछाला मालदेव के नाम से, मूछाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं मालदेव। जानकारी मिलती है कि 1311 से लेकर के 1326 तक मूछाला मालदेव और इसके पुत्र चित्तौड़ के प्रशासक रहते हैं और 1326 में आक्रमण करता है राणा हमीर। राणा हमीर आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। अब अपन आगे शुरू करते हैं राणा हमीर के बारे में, लेकिन इससे पहले अपन एक जानकारी ले लेते हैं कि पद्मिनी की कथा का प्रथम जो उल्लेख किया गया है वो प्रथम उल्लेख मिलता है अपने को सीता चरित्र नामक ग्रंथ में। पद्मिनी की कथा का प्रथम उल्लेख सीता चरित्र नामक ग्रंथ में मिलता है। अब अपन आगे बात करते हैं राणा हमीर के बारे में। राणा हमीर के बारे में अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि राणा हमीर 1326 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है 1326 में। राणा हमीर शासनकाल रहा था 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी तक। राणा हमीर के बारे में अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि राणा हमीर 1326 में आक्रमण करता है चित्तौड़ पर और चित्तौड़ पर आक्रमण करते हुए अधिकार कर लेता है चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करते हुए। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि राणा हमीर के समय से ही मेवाड़ के जो शासक थे वो मेवाड़ के शासक राणा या महाराणा कहलाने लगे थे। क्यों भाई, कोई बता सकता है कि क्यों कहलाने लग गए थे इसके समय से? अगर अपन बात करें तो अपन ने शुरू में एक बात की थी, जब शुरू में अपन ने शुरू किया था उस वक्त रण सिंह के बारे में, कि रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था शेम सिंह और एक का नाम था राहब। उस वक्त अपन ने बात की थी कि शेम सिंह ने राज्याभिषेक के समय उपाधि धारण की थी रावल की, तो राहब ने उपाधि धारण की थी राणा की। दूसरी बात, राहब ने अपना नया ठिकाना बसाया था सिसोदा।
और यहाँ आकर के जानकारी मिलती है कि रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह की मृत्यु के बाद इसी राहब के वंशजों ने आक्रमण किया मेवाड़ पर, और मेवाड़ पर आक्रमण करते हुए इसे प्राप्त करने के बाद राणा या महाराणा की उपाधि धारण करने लगे ये अपनी, और इसी के समय से मेवाड़ के शासक राणा या महाराणा कहलाने लगे। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि ये जो अब तक अपन बात करें तो अपन बात कर रहे थे गुहिल वंश की, लेकिन जानकारी मिलती है कि राणा हमीर के समय से ही मेवाड़ के शासक कहलाने लगे सिसोदा कहलाने लगे राणा हमीर के समय से ही मेवाड़ के शासक। क्यों? क्योंकि ये कहाँ के थे? सिसोदा गांव के थे, इसीलिए गुहिल वंश को सिसोदिया वंश कहा जाने लग गया राणा हमीर के समय से। फिर अगर अपन बात करें तो राणा हमीर के बारे में अपने को जानकारी मिलती है कि राणा हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा जाता है विषमघाटी पंचानन। विषमघाटी पंचानन कहा जाता है राणा हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। विषमघाटी पंचानन का अर्थ अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि विकट परिस्थितियों में, विकट आक्रमण के समय या परिस्थितियों में सिंह के समान सदृश्य, विकट परिस्थितियों में सिंह के समान सदृश्य कहा गया है राणा हमीर को कुंभलघाटी प्रशस्ति में। फिर जानकारी मिलती है कि राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1382 से लेकर के 1421 ईस्वी तक। राणा लाखा के बारे में अपने को जो जानकारी मिलती है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो राणा लाखा के बारे में अपने को जानकारी मिलती है कि राणा लाखा के समय जावर की खान कहां पर है? उदयपुर। जावर की खान उदयपुर से चांदी निकलनी शुरू हुई थी। चांदी के साथ साथ अगर अपन बात करें तो निकलता था सीसा और जस्ता। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जावर की खान उदयपुर से चांदी किसके शासनकाल के दौरान निकलनी शुरू हुई थी? तो किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में। फिर अगर अपन बात करें तो अगली बात अपने को सम्मुख जो है वो अगर आगे अपन बात करते हैं कि जावर का जो प्राचीन नाम था, जावर का प्राचीन नाम था योगिनीपट्टम। योगिनीपट्टनम जावर का प्राचीन नाम था। फिर हम आगे बात करें राणा लाखा के काल के बारे में तो जानकारी मिलती है कि राणा लाखा के काल में राणा लाखा के काल में निर्माण किया गया था पिछोला झील का। पिछोला झील का निर्माण किया गया था राणा लाखा के काल में। पिछोला झील के बारे में अपने को जो जानकारी मिलती है उसके बारे में अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि इस झील का जो निर्माण करवाया था, इस झील का निर्माण करवाया था पिच्छू नामक एक बंजारे ने। पिच्छू नामक एक बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था, पिछोला झील का निर्माण। अब अपन बात करें पिछोला झील के बारे में तो जानकारी मिलती है कि इसी पिछोला झील के किनारे पर स्थित है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा, एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? इसी पिछोला झील के किनारे स्थित है नटनी का चबूतरा। क्या है नटनी का चबूतरा? किसने इसका निर्माण करवाया था? इसके बारे में अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि एक बार राणा लाखा के शासनकाल के दौरान मेवाड़ में एक नट और नटनी आई हुई थी। बात करें अपन नट और नटनी के बारे में तो ये उस जाति से बिलोंग करते हैं या उस समुदाय से बिलोंग करते हैं जो अपन कई बार जैसे बाजार वगैरह में देखते हैं तो
बहुत से जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने को बांस के बड़े बड़े डंडों के ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं, वो करतब दिखाते हैं। कई होते हैं जो बिगड़ किसी सहारे के रस्सी को, कितनी लंबी रस्सी हो, उसे पार कर देते हैं वो। इसी प्रकार ये नट और नटनी भी करतब दिखाने का कार्य करते थे, और ये नटनी रस्सी के ऊपर बिना किसी सहारे के चलने का करतब दिखाया करती थी। फिर अगर अपन बात करें, इस बात का पता चलता है राणा लाखा को कि एक ऐसे नट और नटनी है जो बिगर किसी सहारे के रस्सी पर चलने का करतब दिखाते हैं। तो जानकारी मिलती है कि राणा लाखा नट और नटनी को बुलाता है अपने दरबार में, और नटनी के सम्मुख शर्त रखता है कि अगर तू पिछोला झील को रस्सी के ऊपर बिना किसी सहारे के पार कर लेती है तो मैं तुझे मेवाड़ का 1/2 भाग सुदरूप करूंगा। यह कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि राणा लाखा ने शर्त रखी कि मैं तुझे मेवाड़ की क्या बनाऊंगा, महारानी या रानी बना लूं। जानकारी मिलती है कि ये जो नटनी थी, ये 2 खंबे के सहारे रस्सी बांधती है पिछोला झील के दोनों किनारों पर, और इस रस्सी के सहारे ये पिछोला झील को पार करने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान जानकारी मिलती है कि ये पार करने ही वाली थी। इस बात का पता चलता है मेवाड़ सरदारों को कि यह नटनी इस कुछ ही समय में रस्सी को पार कर लेगी, और अगर ये इस रस्सी को पार कर लेगी तो या तो ये मेवाड़ का कितना भाग ले लेगी, 1/2 भाग, या फिर ये मेवाड़ की क्या बन जाएगी, महारानी। और ये बात मेवाड़ सरदारों को गवाह नहीं थी। तो जानकारी मिलती है कि जैसे ही नटनी रस्सी झील को पार करती है, उसी दौरान मेवाड़ सरदारों के द्वारा इस रस्सी को काट दिया जाता है पीछे से, और ये जो नटनी इस रस्सी को झील को पार कर रही थी, ये इस झील में गिर जाती है, समा जाती है। झील में गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। जानकारी मिलती है कि लाखा ने इसी नटनी की स्मृति में एक पिछोला झील के किनारे एक चबूतरे का निर्माण करवाया, जिसका नाम है नटनी का चबूतरा। अगर अपन बात करें तो इस नटनी का नाम मिलता है अपने को कि इस नटनी का नाम क्या था, गलकी। गलकी नाम बताया गया है नटनी का। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि इस पिछोला झील में एक मंदिर और एक है महल। महल का नाम है जग महल, तो मंदिर का नाम है जग मंदिर। इनके निर्माण के बारे में अपन जानकारी आगे लेंगे। इसी पिछोला झील में स्थित है जग मंदिर और जग महल। फिर अगर अपन बात करें राणा लाखा के शासनकाल के दौरान, तो जानकारी मिलती है कि राणा लाखा का वृद्धावस्था में विवाह हुआ था जोधपुर या मारवाड़ की राजकुमारी हंसा बाई के साथ। जोधपुर या मारवाड़ की राजकुमारी हंसा बाई से वृद्धावस्था में विवाह होता है राणा लाखा का। लगभग 80 वर्ष की आयु में राणा लाखा का विवाह जोधपुर की राजकुमारी हंसाबाई के साथ हुआ था। अगर अपन बात करें किस प्रकार हंसाबाई का विवाह वृद्धावस्था में राणा लाखा से किया गया, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो जानकारी मिलती है कि मारवाड़ का शासक था, नाम था राव चुंडा। राव चुंडा के बारे में जानकारी मिलती है कि राव चुंडा की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था किशोरी देवी। जानकारी मिलती है कि ये किशोरी देवी अति सुंदर थी, साथ ही साथ दहेज में लेकर के आई थी ये मंडोर। किशोरी देवी दहेज में मंडोर लेकर के आई थी और अति सुंदर थी। तो जानकारी मिलती है कि राव चुंडा इस किशोरी देवी से अत्यधिक प्रेम करते थे और इस किशोरी देवी से
राव चुंडा को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था कान। दूसरी बात, इसी राव चुंडा की जो दूसरी पत्नी थी उससे इसे एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई थी। पुत्र का नाम था रणमल और पुत्री का नाम था हंसाबाई। राव चुंडा किशोरी देवी से अत्यधिक प्रेम करने के कारण इस किशोरी देवी के प्रभाव में आकर के बड़े पुत्र रणमल की जगह अपना शासक उत्तराधिकारी बना देता है कान्हा को। और जानकारी मिलती है कि रणमल को जब उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है तो रणमल चाहता है मारवाड़ प्राप्त करना। मारवाड़ प्राप्त करना चाहता है, इसे जरूरत है किसी बाहरी शक्ति की जरूरत है। अगर अपन बात करें तो उस वक्त शक्तिशाली जो राज्य था वो शक्तिशाली राज्य एक ही था, मेवाड़। जब रणमल ने चारों तरफ देखा कि इस समय मेरा सहयोग कौन कर सकता है, किनके पास जाऊं, कौन सा वंश और कौन सा राज्य इस वक्त, कौन सी रियासत इस वक्त शक्तिशाली है, तो जानकारी मिलती है कि उस वक्त मेवाड़ रियासत शक्तिशाली रियासतों में से आती थी। तो इसमें जानकारी मिलती है कि रणमल पहुंचता है मेवाड़। रणमल अपनी बहन हंसाबाई के विवाह के शगुन का नारियल लेकर के पहुंचता है मेवाड़। रणमल हंसाबाई के विवाह का शगुन का नारियल लेकर के जाता है राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र राणा चूड़ा के लिए। राणा चूड़ा के लिए जैसे ही रणमल दरबार में शगुन का नारियल लेकर के जाता है, उस वक्त की जानकारी मिलती है कि राणा चूड़ा उस वक्त दरबार में उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण रणमल ने शगुन का नारियल थमा दिया राणा लाखा के हाथों। राणा लाखा इस बात के प्रत्युत्तर में कहता है कि भाई वृद्धावस्था में इस मेरे से ऐसी मजाक क्यों कर रहे हो, कौन कर रहा है, या जो भी बात होती है। यहां पर रणमल कहता है कि मैं ये जो शगुन का नारियल है, ये शगुन का नारियल आपके लिए नहीं बल्कि आपके ज्येष्ठ पुत्र राणा चूड़ा के लिए लेकर के आया हूं। इस बात के बारे में जानकारी मिलती है कि इस प्रकार राव रणमल अपनी बहन के शगुन का नारियल राणा लाखा से पुनः लेकर के निकल जाते हैं। इस बात का पता चलता है जब राणा चूड़ा को, तो राणा चूड़ा पहुंचता है मारवाड़ रणमल के पास और रणमल के पास जाकर के कहता है कि भाई आप अपनी बहन का विवाह मेरे पिता से करो। तो यहां पर जानकारी मिलती है कि रणमल राणा चूड़ा से कहता है कि मैं मेरी बहन का विवाह तेरे पिताजी राणा लाखा से तो करवा दूंगा, लेकिन मैंने मेरी बहन को वचन दे रखा है और वो वचन है कि मैं तेरे जिससे भी विवाह करूंगा तो ध्यान रखना तेरे द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा वो ही वहां उस रियासत का अगला शासक होगा। ये वचन मैंने मेरी बहन को दे रखा कि मेरी बहन से उत्पन्न पुत्र ही क्या होना चाहिए, उस रियासत का अगला शासक होना चाहिए, मतलब कहां का, मेवाड़ का शासक। जानकारी मिलती है कि यहाँ पर राणा चूड़ा प्रतिज्ञा लेता है कि अगर आप अपनी बहन का विवाह मेरे पिताजी से करवाते हो तो मैं कभी भी मेवाड़ के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मेवाड़ के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस प्रकार राणा चूड़ा प्रतिज्ञा ले लेता है ब्रह्मचर्य और मेवाड़ के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप न करने की, जिसके कारण कहा जाता है कि राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। भीष्म पितामह भी कहा जाता है राणा चूड़ा को। फिर जानकारी मिलती है कि राव रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह
राणा लाखा से करवा देता है और इसी हंसाबाई से वृद्धावस्था में राणा लाखा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था मोक्कल। मोक्कल के बारे में अपन आगे बात करते हैं, इससे पहले अपन इसी राणा लाखा के शासनकाल के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। राणा लाखा के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है कि राणा लाखा ने मेवाड़ में एक नई ही प्रथा का प्रचलन किया था। अगर कोई जानता है कि वो प्रथा कौन सी थी, कोई बता सकता है? जानकारी मिलती है कि राणा लाखा ने मेवाड़ में पाट व ठाट की प्रथा का प्रचलन किया था। पाट व ठाट की प्रथा का प्रचलन किया था राणा लाखा ने मेवाड़ में। फिर आगे अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि राणा लाखा एक बार अभियान लेकर के जाता है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। इस अभियान को जाना जाता है तारागढ़ छद्म अभियान के नाम से। तारागढ़ छद्म अभियान के नाम से जाना जाता है। जानकारी मिलती है कि राणा लाखा बूंदी के शासक हमीर सिंह हाड़ा को परास्त करने के लिए अभियान लेकर के जाता है तारागढ़ दुर्ग को जीतने के लिए तारागढ़ बूंदी पर। जानकारी मिलती है कि जब राणा लाखा तारागढ़ जीतने में असफल हो जाता है तो जानकारी मिलती है कि राणा लाखा एक प्रतिज्ञा लेता है। यहाँ पर राणा लाखा प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक बूंदी नहीं जीत लूंगा, बूंदी मतलब कि जब तक तारागढ़ पर विजय प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, यह प्रतिज्ञा ले लेता है राणा लाखा तारागढ़ अभियान के दौरान। जानकारी मिलती है इस बात का पता जब मेवाड़ सरदारों को चलता है तो मेवाड़ सरदार टेंशन में आ जाते हैं और मेवाड़ सरदार राणा लाखा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करवाने के लिए एक नकली तारागढ़ का निर्माण करवाते हैं। जानकारी मिलती है कि राणा लाखा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करवाने के लिए नकली तारागढ़ का निर्माण करवाया जाता है और राणा लाखा की प्रतिज्ञा को पूरा किया जाता है। एक नकली मिट्टी के तारागढ़ का निर्माण करवाया जाता है और फिर इस तारागढ़ पर विजय प्राप्त करवाते हुए राणा लाखा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करवाया जाता है। जानकारी मिलती है कि इस नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा ने अपनी जान गंवाई थी। ये क्वेश्चन आता है कई बार। कुंभकर्ण हाड़ा ने अपनी जान गंवाई थी। इस प्रकार अगर बात करें तो जानकारी मिलती है कि 1421 में राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है और राणा लाखा की मृत्यु के बाद राणा लाखा का अगला उत्तराधिकारी बनता है राणा मोक्कल। राणा मोक्कल के बारे में हम आगे बात करेंगे।